हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के अपने इस वीडियो क्लास का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो ये वीडियो है ये पार्ट 2 है हमारा। हम पार्ट 1 में ऑलरेडी 7 इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया था। तो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में इस वीडियो क्लास में हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ते हैं, इसमें करना क्या है, हमें इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने निकालना सीख लिया। उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के आगे कंटिन्यू करते हुए हमसे कई बार एग्जाम में मीन वेरिएंस की कैलकुलेशन पूछता है, तो इस वीडियो क्लास में उसको हम क्लियर करेंगे। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, जो मेरे चैनल पे पहली बार आया है, उससे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट 1 को गो थ्रू करो। तो पार्ट 1 में आपको बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इस वीडियो को स्ट्रिक्टली फोकस करूंगा मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन पे, और ये मैं अज्यूम करूंगा कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना आ चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये रहा आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन ये रीड कर रहे हैं, 2 dice are thrown simultaneously if x denote the number of sixes। 2 डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं। 2 डाइस को जब हम थ्रो करते हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना होता है? 36 होता है ना। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे कंटिन्यू करते हुए 6 6 तक 36 एलिमेंट होते हैं ना 2 डाइस को थ्रो करने में। उसमें से x किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ सिक्सेस। जैसे आप 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो सकता है कि दोनों डाइस में 6 नहीं आए, तो 6 कितनी बार आया? 0 बार। 2 डाइस को आप थ्रो कर रहे हो सकता है कि दोनों में से एक बार 6 आ जाए, तो 6 कितनी बार आया? एक बार। 2 डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, हो सकता है कि दोनों ही बार 6 आ जाए, तो यहां पर 6 कितनी बार आया? 2 बार। तो x कैन टेक वैल्यू 0 1 और 2। क्लियर है यहां तक? अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। एक्सपेक्टेशन क्या होता है? मीन। एक्सपेक्टेशन ऑफ x को बोलते हैं मीन। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे वो मीन पूछ रहे हैं। और आज की इस वीडियो क्लास का टॉपिक मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसमें से मीन निकालना मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिखा देता हूं। चाहे मीन हो, वेरिएंस हो, स्टैंडर्ड डिविएशन हो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो ड्रॉ करना ही होता है। बिना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन, वेरिएंस निकालना मुश्किल है। तो स्टेप तो हमारे सारे वही चलेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर मैं आपको मीन निकालना सिखाता हूं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हम पहले 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना होगा? 36। ठीक है, x किसको डिनोट कर रहे हैं? x डिनोट नंबर ऑफ सिक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाइस। अब x कैन टेक वैल्यू, x कैन टेक वैल्यू 0 1 2। अभी डिस्कस किया था ना, जब 2 डाइस हम फेंक रहे हैं, हो सकता है कि दोनों डाइस में 6 ना आए, 0। 2 में से किसी एक डाइस में 6 आ जाए तो 1, और हो सकता है कि दोनों के दोनों डाइस में 6 आ जाए, तो नंबर ऑफ 6 2। तो x की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 0 1 और 2। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। 0 कब आ सकता है? मतलब 6 नहीं चाहिए, यह ध्यान रखना, 6 नहीं चाहिए। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 भी लिखूं क्या मैं? नहीं, 1 6 नहीं, 6 चाहिए ही नहीं हमें। 2 1 2 2 ऐसे डॉट 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 डॉट। लास्ट में लास्ट वैल्यू क्या बनेगी हमारी? लास्ट वैल्यू बनेगी 5 5, क्योंकि 5 5 के बाद क्या होगा? 5 6, तो 6 आ गया ना, वो 6 नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 नहीं चाहिए। तो जिसमें 6 नहीं है वो सारे एलिमेंट्स हमने यहां पर लिख लिया, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, दैट मीन 6 नहीं चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी फिर? ये इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। ऐसे टोटल कितने केसेस होंगे हमारे पास? जल्दी से गेस करो। ऐसे टोटल 25 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 25। तो 25 आउट ऑफ 36। क्लियर? तो 25 इसमें एलिमेंट्स है। अब बेशक पूरा इसको ड्रॉ करके देख लो तो आपको 25 मिल जाएगा। तो 25 इसमें केसेस हैं आउट ऑफ 36, तो 25/36 पहले x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट मूव करता हूं,
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मतलब है कि एक 6 चाहिए, एक, तो एक 6 कैसे कैसे हो सकता है, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, और भी है केसेस 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 और 6 5। ठीक है ना, 6 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 6 में 2 6 आ जाते हैं, तो हमें तो एक 6 चाहिए, तो एक 6 होने के हमारे पास ये ऐसे 10 केसेस हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी, इसकी प्रोबेबिलिटी बनी 10/36। क्लियर ये भी। अब लास्ट कौन सा रह गया हमारा, लास्ट रह गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, 2 6। अब 2 6 को तो आप गेस कर सकते हो, पूरे के पूरे 36 में से एक ही ऐसा केस बनेगा जिसमें 2 6 हो, 6,6, एक ही तो केस बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 में यहां लिख देता हूं, यहां लिखता हूं उसको मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 में कितने केसेस बनेंगे हमारे, सिर्फ एक, वो कौन सा, 6 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/36। क्लियर, समझ आ रहा है आपको, तीन प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी 25/36, x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी 10/36 और x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी 1/36। ठीक है, अब ये तीन प्रोबेबिलिटी को यूज कर हम बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है, एक वैल्यू टेबल है बस, यहां पर ऊपर x, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ऐसे लिखते थे, यहां 0 1 और 2, क्योंकि x की तीन वैल्यूज थी। जब x की वैल्यू 0 थी तो उस टाइम उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 25/36। जब x की वैल्यू 1 थी तो वहां उसकी प्रोबेबिलिटी 10/36, और लास्ट जब x इक्वल टू 2 है तो वहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पर इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ नहीं करना, वो कह रहे हैं इससे आगे बढ़कर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालो। एक्सपेक्टेशन ऑफ x का मतलब मीन, ये क्वेश्चन को लिखकर अंडरलाइन जरूर करना कि इसका क्या मतलब होता है, मीन। तो हमें मीन निकालना है। अब मीन निकालना मैं आपको सिखाता हूं। देखो ये जो x है इसको हम xi लिख लेते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसे हम pi लिख लेते हैं। ठीक है, ये है 0 1 2, उसके अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी है 25/36, 10/36, 1/36। मीन निकालने के लिए आपको एक कॉलम और ड्रॉ करना, कॉलम है PIXI। PIXI में XI और PI को मल्टीप्लाई करके लिखना है। जब हम 0 को 25/36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0। 1 को 10/36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/36, और लास्ट 2 को 1/36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/36। आई होप क्लियर हो रहा है आपको। PI और XI को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब लास्ट आखिरी स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं, इसको हमें ऐड करना है। 0 तो हट गया, 10 और 2 12/36, ये कट भी सकता है नहीं, 12/36 1/3। तो PIXI का जो टोटल है वो आ गया 1/3। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है EX, इसे बोलते हैं मीन, याद रखना मीन। और मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा PIXI, और वो कितना था, वो था 1/3। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है 1/3। क्लियर है ये तीन कॉलम, ये x और प्रोबेबिलिटी का तो हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन में बना चुके हैं। हमने अपने एंड से क्या किया, x को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो टोटल आता है उसी को कहते हैं मीन। तो मीन इज सिग्मा PIXI, सिग्मा का मतलब टोटल होता है, तो इसका टोटल कितना आया था 1/3, तो हमारा मीन आ गया 1/3। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ मीन तक ही रोका हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन भी करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखते हैं। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अ थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई। हमें मीन और वेरिएंस दोनों कैलकुलेट करना है इस बार। किसका, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अ थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई। एक डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, उसमें जो फेस में जो नंबर आ रहा है उस नंबर की आप मीन और वेरिएंस निकालो।
ये तो सबको पता है कि डाइस को जब हम थ्रो करते हैं उसमें क्या क्या नंबर पॉसिबल हैं, उसमें 6 नंबर की पॉसिबिलिटीज हैं। क्या क्या? 1 2 3 4 5 6, यही तो 6 नंबर होते हैं। ये 6 नंबर आने की जो डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे, उस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर कर मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। अभी सिखाता हूं कैसे करते हैं। सारे स्टेप्स तो सेम ही चलेंगे हमारे। सबसे पहले x डिनोट नंबर ऑन डाइस, नंबर ऑन डाइस को x मान लेते हैं, तो x कैन टेक वैल्यू। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इस क्वेश्चन में? x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ना? ये 6 वैल्यूज पॉसिबल हैं, डाइस में तो यही 6 होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, उसमें 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? जल्दी बताओ आप। 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 फेस है, 6 में से 1 एक ही फेस पे तो होता है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, 2 आने की प्रोबेबिलिटी। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि 2/6, 2/6 नहीं 1/6। 2 तो एक डिजिट है, आउट ऑफ 6 फेस एक ही फेस में तो 2 होते हैं, तो गलती से भी 2/6 मत लिख देना, ये भी 1/6 ही है। 6 फेस में से सिर्फ एक फेस पे 2 होता है, तो इसलिए ये भी प्रोबेबिलिटी 1/6। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6, इन सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी ही होगी, क्योंकि 6 फेस हैं, कोई भी एक डिजिट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही तो रहेगी उसकी। वो क्लियर है ना आपको? इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैंने आपको एक ही लाइन में सारा लिख के दिखा दिया, एग्जाम में आप अलग अलग लिख लेना उसको। ठीक है यहां तक भी? अच्छा, अब ये प्रोबेबिलिटीज हमें मिल गई हैं 6, इसको यूज करके पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे हम। ठीक है, बनाते हैं पहले। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनी हमारी, ये थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि 6 वैल्यूज हैं, यहां पर x, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1 2 3 4 5 और 6, और ये है क्या? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल थी ना, 1/6 1/6 1/6। ठीक है, यहां तक चलो सिंपल था। अब हम नया सीखेंगे इसमें वेरिएंस कैसे निकाला जाता है मीन के साथ। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कॉलम तो आपके बिल्कुल सेम रहेंगे हर बार। क्या था पहला? xi pi। xi मतलब x की वैल्यू, x 1 2 3 4 5 6, pi 1/6 1/6 1/6 1/6 और लास्ट भी 1/6। क्लियर? अब नेक्स्ट कॉलम क्या है हमारा? pi xi, pi xi, pi को xi से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 1 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6, 2 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/6, 3 को 3/6, 4/6 5/6 और 6/6। क्लियर है? अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड करेंगे 3 6 10 15 20 21, 21/6 आ गया। क्लियर है यहां तक भी? 21/6 को हम और छोटा कर सकते हैं, 3 की टेबल से कर सकता है ना ये, तो ये आ जाएगा 7/2। क्लियर है? तो सिग्मा pi xi की वैल्यू तो 7/2 आ गई। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मीन। तो मीन तो शायद आपको समझ आ गया होगा अब, ये मीन सिग्मा pi xi एंड विच इज इक्वल टू 7/2। तो एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, मीन तो निकाल दिया। अब मीन के आगे बढ़कर हमें क्या निकालना है? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, अब वेरिएंस के लिए, वेरिएंस हो या स्टैंडर्ड डिविएशन हो, दोनों के लिए आप स्टेप समझना, हमें 2 कॉलम और एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। पहला कॉलम xi का स्क्वायर, नेक्स्ट कॉलम pi इंटू xi का स्क्वायर। xi का स्क्वायर तो बहुत सिंपल है, देखो ये रहा xi, इसको स्क्वायर करके डाल दो आप। 1 4 9 16 25 और 36 36। xi की जो भी वैल्यूज थी उसको आपको स्क्वायर करना है। लास्ट कॉलम भी बहुत सिंपल है, क्या करना है इसमें? ये जो pi है ना, pi को xi से मल्टीप्लाई कर यहां पर आप लिख दो, pi इंटू xi स्क्वायर। 1/6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1/6। 1/6 को 4 से,
4/6, 1/6 को 9 से, 9/6, 1/6 को 16 से, 16/6, 1/6 को 25 से, 25/6 और लास्ट 1/6 को 36 से, 36/6। क्लियर? अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। बाई 6 तो ठीक है, इन सबको अब ऐड करते हैं। 11, 20, 26, 26 और 4, 30, 31, 3, 6, 91/6 आ गया। क्लियर? तो हमने इसका टोटल कर लिया, पी आई एक्स आई का स्क्वायर 91/6। अब हमें निकालना है वेरिएंस। अब वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस होता है सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर, जो लास्ट कॉलम था ना, लास्ट कॉलम माइनस मीन का होल स्क्वायर, लास्ट कॉलम माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो लास्ट कॉलम की क्या वैल्यू आई थी? 91/6। अब ध्यान देना एक मिनट इसको, लास्ट कॉलम की वैल्यू थी, मैं इसको रब कर देता हूं, लास्ट कॉलम की वैल्यू 91/6 और मीन की क्या वैल्यू थी यहां पर? 7/2, और इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही इसका वेरिएंस है। 91/6 माइनस 49/4, एलसीएम आ जाएगा 12, 12 लाने के लिए 2 से 182, इसको 3 से करना पड़ेगा 147, माइनस कर लेते हैं 5, 35/12, छोटा हो सकता है ये 3 के टेबल नहीं, 35/12 इसका फाइनल आंसर है। क्लियर? समझ आया आपको स्टेप क्या क्या था? बस स्टेप को मत भूलना। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक तो आप बिल्कुल अच्छे से करना, क्योंकि वो कुछ ज्यादा समझ के करना पड़ता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन आपका सही तरीके से बन जाता है, उसके बाद मीन वेरिएंस निकालने के लिए स्टेप्स जो है ना बिल्कुल रिजिड है। जो स्टेप मैंने आपको समझाया वही एग्जैक्टली सेम स्टेप फॉलो होते हैं, कुछ चेंजेस होता ही नहीं है। बाकी तो आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है ना? इस पहले क्वेश्चन में हमने मीन किया, इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया? वेरिएंस किया। इसे वेरिएंस कहते हैं। इनकेस अगर आपसे वो पूछे कि स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना है, याद रखना, इसमें पूछ नहीं रहा मैं, फिर भी आपको समझा रहा हूं। अगर आपसे स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ वेरिएंस। बहुत सिंपल है। तो 35/12 जो आ गया ना, उसको रूट में डाल देना, एक्स्ट्रा कोई नया फॉर्मूला नहीं होता। स्टैंडर्ड डिविएशन रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो इसको आप रखना याद। तो इस क्वेश्चन में तो नहीं, आने वाले क्वेश्चन में जब पूछेगा तो उसमें हम इसको यूज कर लेंगे। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन से मैंने आपको पूरा का पूरा स्टेप्स मैंने अच्छे से सिखा दिया, जिससे हम मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। पर इस क्वेश्चन को और वीडियो को अभी क्लोज नहीं कर रहे, अभी हम और 3 बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखना, मैंने आपको एक पीडीएफ का लिंक सेंड किया हुआ है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस करने के लिए आपको हेल्पफुल होंगे। वो उन क्वेश्चंस को भी आप जरूर प्रैक्टिस करके देखना। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 कॉइन। साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 कॉइन, 3 कॉइन्स को हम इकट्ठे उछाल रहे हैं, तो इकट्ठे उछालने पे जो उसका हेड आएगा, हेड निकालने की मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। कॉइन में 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, कौन सी? टेल और हेड। हमसे पूछ रहे हैं हेड आने का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करो। हमने पार्ट 1 में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, पर कहां तक किया था? वो सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक, है ना। इसमें उसके आगे बढ़ते हुए मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन भी सीख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ हेड्स, आगे भी लिख लेना, इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। ठीक है, हियर एक्स कैन टेक वैल्यू, एक्स कैन टेक वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? जब आप कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हो, तो 3 बार टॉस करने में या तो 0 बार हेड होगा, 1 भी बार हेड ना आए, या 1 बार हेड होगा, या 2 या 3, मैक्सिमम 3 बार ही हेड हो सकता है। हेड हेड हेड, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। क्लियर है ना? ठीक है, अब इसमें एक बार मैं फटाफट ना सैंपल स्पेस भी बना लेता हूं मैं, कि प्रोबेबिलिटीज हमें ढूंढने में, लिखने में इजी रहेगा। वो इसका क्या सैंपल स्पेस बनेगा? 3 कॉइन टॉस कर रहे हो,
हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड टेल और लास्ट हेड टेल टेल। यही 8 पॉसिबिलिटीज हैं। अब एक एक करके हम इन चारों वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। 0 हेड, हेड नहीं चाहिए, हेड नहीं चाहिए तो क्या केस बनेगा उसका? हेड नहीं चाहिए तो, अगर हेड नहीं चाहिए तो वो एक ही केस है, देखो यहां पर टी टी टी, हेड चाहिए ही नहीं हमें। तो इस इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये एक इवेंट है आउट ऑफ 8, तो 1/8। क्लियर? अगला पी एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या चाहिए? 1 हेड चाहिए। तो 1 हेड कैसे कैसे आ सकता है? यहां पर है टी टी एच टी और एच टी टी। तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 3/8। ये भी सिंपल। ऐसे ही पी एक्स इक्वल टू 2, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड, ये रहा और ये रहा, 3 है ना यहां पर, एच एच टी एच टी एच एच। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 3/8। अब लास्ट रह गया हमारा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, 2 का तो हो गया, x इक्वल टू 3 का। x इक्वल टू 3 का मतलब 3 हेड्स चाहिए, 3 हेड तो एक ही बार है, h और h, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। क्लियर? अब हमने ये 4 प्रोबेबिलिटीज निकाल दिया। इस 4 प्रोबेबिलिटी को हम क्या करने वाले हैं? वैल्यू टेबल बनाकर उसमें हम डालने वाले हैं। यही तो होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। करते हैं वो भी हम। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x पी एक्स 0 1 2 और 3। 1 में था 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। तो ये तो हमारा बन गया PD। PD मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज को यूज कर अब हमें आगे बढ़ना है, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है और लास्ट में स्टैंडर्ड डिविएशन। करते हैं उसको भी। कॉलम सबसे पहला xi और pi। xi मतलब x की वैल्यू 0 1 2 3, pi मतलब इसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज 3/8, 3/8 और लास्ट वाला 1/8। अब एक काम करो, वीडियो पॉज करो, जल्दी से एक बार आप खुद प्रैक्टिस करो उसको। मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन तीनों निकालो। स्टैंडर्ड डिविएशन दोबारा बता रहा हूं, जो आप वेरिएंस निकालोगे उसको अंडर रूट में डालना है। जल्दी फटाफट करके देखो, फिर आप मुझे फॉलो करना। अगला स्टेप है पी आई एक्स आई, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 0 3/8, 6/8, 3/8, तो ये बना टोटल हमारा 12/8। ठीक है, 12/8 कितना होता है? 3/4। इसको हमने 4 के टेबल से काट दिया, 3/2, 3/2। तो पहला स्टेप हमें निकालना था मीन, और मीन हमारा निकल चुका। मीन इज व्हाट? सिग्मा पी आई एक्स आई को कहते हैं। तो यह आ गया 3/2। क्लियर? अब हम वेरिएंस की तरफ बढ़ते हैं। वेरिएंस निकालने के लिए अगेन 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे। वो कौन कौन से 2 कॉलम? एक xi का स्क्वायर और उसी xi को pi से मल्टीप्लाई कर लिखना है। तो xi का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ये भी हो गया। लास्ट कॉलम, इस pi को इस xi से मल्टीप्लाई कर यहां लिखना है। 1/8 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, 3/8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 3/8, 3/8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 12/8, 1/8 को 9 से यह आएगा 9/8। क्लियर? अब हम इन चारों को प्लस करते हैं। 0 तो कुछ नहीं हुआ, 12 और 9 21, 21 और 3 24/8। 24/8 कितना होता है? 3 होता है। क्लियर? अब हम यहां पर वेरिएंस का फॉर्मूला लिखते हैं, उसके अंदर ये वैल्यूज दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेरिएंस हमारा आ जाएगा। अब वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर, मतलब लास्ट कॉलम का स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर। ऐसे याद रखो उसको, लास्ट कॉलम का स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर। लास्ट कॉलम क्या था? 3 और मीन कितना था हमारा? 3/2 का स्क्वायर। यही था ना मीन हमारा, वो वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
अब जल्दी से सॉल्व करो इसको। आप इसको सॉल्व करके आएगा आंसर 3 माइनस 9/4, 4 3 12, 12 में से 9 को माइनस करेंगे 3/4, तो 3/4 हमारा आंसर आ गया वेरिएंस। 3/4 को यूं भी तो लिख सकते हैं 0.75, ठीक है, तो ये आ गया वेरिएंस। अब वेरिएंस निकालने के बाद लास्ट स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या समझाया था मैंने आपको, जो भी आपका वेरिएंस आएगा उस वेरिएंस को आप रूट में लिख लो। तो 0.75 को स्क्वायर रूट निकालना है। ये निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। इसको मैं यूं लिख लेता हूँ 75/100, कर सकते हैं ना। डिवाइड में 100 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि 100 का स्क्वायर रूट जो है 10 होता है, ठीक है ना, तो इजी पड़ेगा। 75 का स्क्वायर रूट चाहिए, 75 के करीब कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिसका स्क्वायर रूट होता है। 8 का होता है 64, 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81, तो ये 8 और 9 के बिल्कुल करीब है। तो मैं इसको 8.5 अप्रॉक्सीमेटली डाल देता हूं, तो 0.86 करीब जाएगा अप्रॉक्स और डाल दो लास्ट में, तो ये रूट से दोनों बाहर निकल गया, तो 0.86 अप्रॉक्स। समझ आया। तो कैलकुलेशन पार्ट मैं आप पे छोड़ता हूं, बस मेन मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन कभी भी निकालना हो तो वेरिएंस जो आप निकाल चुके हो सिर्फ उसको आपने स्क्वायर रूट में लिखना है, बस यही फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो अभी तक 3 क्वेश्चंस हमने किए, मीन, अगले वाले में मीन और वेरिएंस, और तीसरे वाले में मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो तीनों के तीनों पार्ट हमने सीख लिया। कंसेप्ट जो है करने का हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से बनाना। क्लियर। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, एक रिक्वेस्ट है, आप सारे के सारे क्वेश्चन को रजिस्टर में जरूर आप नोट डाउन करके रखना, ये आपको फर्दर रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैं दोबारा एक बार याद दिला रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ होगा, उसको आप जरूर डाउनलोड करके उसकी भी प्रैक्टिस आप करना, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं उसमें, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। An urn contain 5 red and 2 black balls. 5 red and 2 black balls. Red 5 और black 2, total 7 है। An urn contain 5 red and 2 black balls. 2 balls are randomly drawn without replacement. मैंने प्रीवियस वीडियो में ही समझाया था पार्ट 1 में, कभी भी पूरे प्रोबेबिलिटी में मोर देन 1 आइटम हम सेलेक्ट करें, मोर देन 1 आइटम हम सेलेक्ट करें विदाउट रिप्लेसमेंट, हमेशा आप उसमें कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करना। दोबारा बोलता हूं, मोर देन 1 आइटम हम सेलेक्ट कर रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें हमेशा आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना। वो होता है ना NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, था ना वो फॉर्मूला यूज करना। तो ये भी वही है, इसमें क्या कर रहे हैं, 2 balls आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन, ठीक है। x यहां पर क्या दर्शा रहा है, ब्लैक बॉल की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्लैक बॉल क्या क्या हो सकते हैं, अब 2 बॉल निकाल रहे हैं, उसमें से हो सकता है कि दोनों के दोनों रेड हो, दैट मीन्स ब्लैक 0। हो सकता है कि एक रेड और एक ब्लैक हो, ब्लैक 1 हो सकता है कि दोनों के दोनों ब्लैक हो, तो ब्लैक 2। 3 वैल्यूज पॉसिबल है ना x की, x मतलब ब्लैक बॉल 0, 1 या 2। अब हमें क्या करना है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ x। चलो जल्दी से कह रहा है कि मीन और वेरिएंस निकाल दो, निकालते हैं। मीन और वेरिएंस के लिए पहले तो x डिनोट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो x कैन टेक वैल्यू 0, 1 और 2, या तो 0 ब्लैक बॉल्स या 1 ब्लैक बॉल या 2 ब्लैक बॉल। सबसे पहले x इक्वल टू 0, ब्लैक बॉल नहीं निकाल रहे, 0 है ब्लैक बॉल, तो दोनों के दोनों कौन से निकल रहे हैं, दोनों के दोनों, दैट मीन्स हम रेड में से निकाल रहे हैं, ठीक है। और वो भी मोर देन 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, तो कौन सा लगेगा फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन का। इस 5 में से 2 निकालना है, और पॉसिबिलिटी क्या है, आउट ऑफ दिस 7 एनी 2 बॉल्स कैन बी ड्रॉन, है ना। तो 7c 2 से डिवाइड करो। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो ये हमारे फेवर में है और ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स है,
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट भी समझाया है, जैसे यहाँ 2 और यहाँ 2 हो तो क्या करना, ये जो अपर वाली वैल्यू है ना 5 और 7, 2 बार इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, ये है शॉर्टकट। अगर यहाँ 3 और 3 होता तो 3 बार 5 को डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, 7 को 3 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, शॉर्टकट है ये। ठीक है, अब नोट डाउन करते जाओ शॉर्टकट्स को, जहां जहां यूज करना होगा वहां अप्लाई कर लो आप, इसके कोई मार्क्स नहीं करते, कर सकते हैं ऐसे। तो इसको काटा पीटी नहीं कर रहा है, वैसे लिख लेता हूं इसको मैं 20/42, अभी और कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, 20/42 इसको रोक लेता हूं। नेक्स्ट मैं निकाल रहा हूं x = 1। x = 1 का मतलब एक रेड और एक ब्लैक बॉल, 5 में से एक रेड और 2 में से एक ब्लैक, आउट ऑफ 7 में से कोई भी 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कभी भी बेस में 1 हो ना तो अपर वैल्यू इसका आंसर होता है 5, कभी भी बेस में 1 हो तो अपर वैल्यू इसका आंसर होगा। ठीक है, कभी भी बेस में 2 हो तो इस 7 को 2 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखकर 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो। कभी भी यहाँ पे 3 हो, शॉर्टकट बता रहा हूं, इस 7 को 3 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखकर 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो। ठीक है, अगर आपको ये शॉर्टकट्स अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, जो उसका ट्रेडिशनल फॉर्मूला होता है एनसीआर का, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, आप इस लंबे तरीके से भी कर सकते हो, आंसर तो आ ही जाएगा पर वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, शॉर्टकट सीखो पहले आप ये। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये 2 को मैं ऊपर ले गया, 10 20/42, मैं और कैंसिल आउट नहीं कर रहा इसको भी। लास्ट p x = 2, तो दोनों के दोनों ब्लैक चाहिए, 2c2 नीचे 7c2, तो 2 × 1 7 × 6 2/42। क्लियर? यहां तक हमारा मेन जो मुद्दा होता है, मेहनत वाला काम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोबेबिलिटीज की करेक्ट वैल्यूज निकालने तक है, क्योंकि बाकी आगे का स्टेप तो बिल्कुल रिजिड है ना, xi pi xi, वो सारा काम तो सिंपल है। जब तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं बने आगे का काम भी वेस्ट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल केयरफुल तरीके से बनाना, वैसे तो केयरफुल तरीके से पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, पर फिर भी इस पे अच्छे से ध्यान देकर सॉल्व करना डिस्ट्रीब्यूशन तक, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद स्टूडेंट का हाथ तेजी से चलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सब बच्चों को 3-4 क्वेश्चन करने के बाद वो प्रैक्टिस हो ही जाता है कि स्टेप्स क्या क्या हैं। 0 1 और 2, 0 पे आंसर था 20/42, ये भी 20/42 और ये 2/42। क्लियर? अब आगे xi pi xi 0 1 2। अब मैं तीनों की तीनों प्रोबेबिलिटीज को देख रहा हूं, इनको मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूं, क्योंकि तीनों की डिवाइड में 21 21 21 आ सकता है, तो मैं वैसे ही लिख लेता हूं उस प्रोबेबिलिटी को। 20/42 को मैं लिख लेता हूं 10/21 10/21 और ये 1/21। ठीक है ना? अगर तीनों एक पर्टिकुलर डिजिट से कट सकता है तो उसको काट लो, क्योंकि एलसीएम लेने में इजी पड़ेगा। ये मेरा पर्पस था कि मैं स्टार्टिंग में क्यों नहीं काट रहा था। तो तीनों प्रोबेबिलिटीज को मैंने देखा, यहां पर तीनों में से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने 2 से डिवाइड कर कर यहां पर लिख लिया। क्लियर? अब अगला स्टेप pi xi, ये तो 0, ये 10/21, ये 2/21। अब इसका मीन निकालना है, इसका टोटल 12/21। ठीक है, 12/21 हमारा आ गया मीन। तो पहला मीन क्या होता है फॉर्मूला, pi xi 12/21, 3 के टेबल से कटेगा 4/7, तो 4/7 हमारा इसका आंसर है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हुए इसका वेरिएंस भी निकालना हमें। अब वेरिएंस के लिए xi का स्क्वायर पहले करो आप, 0 1 और 4, लास्ट स्टेप pi xi का स्क्वायर। ये कैसे निकलता है, pi को xi स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिख दो उसको। 10/21 को 0 से 0, 10/21 और ये 4/21, तो ये आंसर आ गया 14/21। ठीक है, तो ये नहीं होता वेरिएंस, ये तो लास्ट कॉलम का आंसर है, pi xi का टोटल है ये। वेरिएंस का फॉर्मूला यहां लिखते हैं, फिर उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। वेरिएंस सिग्मा pi xi स्क्वायर सिग्मा pi xi का होल स्क्वायर। फॉर्मूला जरूर आप याद रखना इसको। ये कितना था 14/21 और ये था 4/7 का स्क्वायर। 14/21 ये 7 के टेबल से कट जाएगा, 2/3 माइनस इसका स्क्वायर करता हूं तो ये आ जाएगा 16/49। क्लियर? अब एलसीएम ले लेते हैं। 49 को 2 से
98 माइनस 48 डिवाइड बाई 147, 050 बाई 147 आपका आंसर है। समझ आ रहा है आपको? बस कैलकुलेशन वाला पार्ट अपना स्ट्रांग रखना, मेन तो तरीके पे आप फोकस करो, तरीका आप अच्छे से सीख जाओ, क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स में मिस्टेक नहीं करना। क्लियर? ठीक है, इजी लग रहा है ना वैसे आपको चारों क्वेश्चन है? तो दोबारा एक बार मैं याद दिला देता हूँ, पार्ट 1 को जरूर एक बार गो थ्रू करो और मेरा असाइनमेंट को भी जरूर एक बार फॉलो करना। ठीक है, चलो इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मिस बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में, इन अ गेम अ मैन विंस अ रूपी फॉर अ 6 एंड लूजेस अ रूपी फॉर एनी अदर नंबर व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन। डाई थ्रो कर रहा है, डाई में अगर 6 आ जाता है तो वो 1 रुपये जीतेगा। अगर 6 के अलावा कोई और नंबर आता है, जैसे 1 2 3 4 5 आता है, तो वो 1 रुपये हार जाएगा। तो ये तो हारने की संभावना बहुत ज्यादा हो गई। जीतेगा तो सिर्फ एक ही नंबर पे, वो पता नहीं वो 6 आए भी नहीं आए, पर बाकी नंबर के आने के चांसेस अब ज्यादा बनते हैं। ठीक है, 6 आएगा तो 1 रुपये जीतेगा, कोई और नंबर आया तो 1 रुपये वो हारेगा। ठीक है, द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस। वो कह रहा है कि मैं मैक्सिमम 3 ही बार थ्रो करूंगा, बट टू क्विट एज एंड वेन ही गेट अ 6। पर कह रहा है कि मैं तभी वो गेम छोड़ दूंगा जैसे ही मेरा 6 आ जाए। 6 आते ही वो गेम को क्विट कर रहा है। अगर पहली बार में 6 आ जाए तो वहीं गेम क्लोज। अगर पहली बार में 6 नहीं आया, कोई बात नहीं, हार गया 1 रुपये, तो दोबारा थ्रो करेगा। हो सकता है कि दूसरी बार में 6 आ जाए, वहीं गेम क्लोज। अब यह भी हो सकता है कि पहली बार में थ्रो किया 6 नहीं आया, दूसरी बार थ्रो किया तब भी 6 नहीं आया, तीसरी बार 6 आ गया, गेम क्लोज। अब यह भी तो हो सकता है कि तीनों बार 6 नहीं आए, तो हो सकता है कि उसके जेब में ही 3 रुपये हार गया, अब और गेम नहीं खेलेगा वो। तीनों बार 6 नहीं आया तो गेम तब भी क्लोज। ठीक है, तो फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब मीन को कहते हैं, सिर्फ मीन निकालना है ऑफ द अमाउंट ही विन और लूज। तो हमें मीन अमाउंट निकालना है, कितना हारेगा या कितना जीतेगा। जीतेगा तो बिल्कुल भी नहीं इसका, ठीक है ना, चांसेस तो ज्यादा हारने के ही है, तो आंसर पक्का माइनस में आएगा, वो देख लेते हैं। चलो स्टार्ट कैसे करें इसको हम। पहली बार तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी P मान लेता हूं पहले में, P और Q। प्रोबेबिलिटी में ना P सक्सेस को कहते हैं, Q फेलियर को कहते हैं। ठीक है, हमारा सक्सेस क्या है, 6 आना। P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ऑन ए डाई, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/6। ठीक है, Q मतलब एनी अदर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 5/6। पहले ये दो क्लियर है आपको, P और Q। प्रोबेबिलिटी में P सक्सेस रिप्रेजेंट करता है और Q का मतलब फेलियर होता है। ठीक है, तो यहां मैंने इसको P और Q ऐसे लेट कर लिया। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6। ठीक है, अब अमाउंट विन या लूज कितना कितना हो सकता है, अमाउंट विन या लूज, अमाउंट विन और लूज। पहले वाले केस में 6 ऑन फर्स्ट थ्रो, पहले थ्रो में अगर 6 आ जाए तो कितने रुपए जीतेगा वो, 1 रुपये। ये सबसे ज्यादा उसके फेवर में रहेगा। पहली बार में 6, गेम खत्म, 1 रुपये जीत गया, चलो छुट्टी। 6 ऑन सेकेंड थ्रो, अगर सेकेंड थ्रो में 6 आया तो पहली बार उसको हारना पड़ेगा और दूसरी बार फिर जीतेगा वो। जब पहली बार हार गया तो -1, क्योंकि 1 रुपये देना पड़ेगा, और दूसरी बार 6 आ गया तो फिर वो जीत गया, तो फिर वो 0 पोजीशन में आ गया। 1 रुपये दिया और 1 रुपये जीता, नेट पोजीशन 0। 6 ऑन थर्ड थ्रो, अगर तीसरी बार में 6 आया तो पहली बार 1 रुपये देना पड़ेगा, फिर 1 रुपये देना पड़ेगा, फिर 1 रुपये जीता। इस हिसाब से तो -1 हो गया वो। ठीक है, और लास्ट वाला केस क्या है, 6 नॉट कम ऑन 3 थ्रो, तीनों थ्रो में 6 नहीं आया, तो इसका मतलब पहले हार गया, फिर हार गया, फिर हार गया, 3 रुपये देकर घर चला गया। यही है ना, तो हमारे पास 4 अमाउंट जीतने या हारने के चांसेस हैं, या तो 1 रुपये जीतेगा या 0 रुपये, दैट मीन्स नाइदर विन नॉर लूज, कुछ नहीं हुआ। अगला केस 1 रुपये हार के जाएगा या 3 रुपये हार कर जाएगा। तो 4 वैल्यूज है ना यहां पर ही, समझ आ रहा है आपको यहां तक का सारा ही। ठीक है,
ये जो 4 वैल्यूज हमने निकाली हैं यही हमारा इस क्वेश्चन का x होता है। x, लेट x डिनोट अमाउंट विन और लूज। तो x कैन टेक वैल्यू, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1, 0, -1 और -3। क्लियर है यहां तक भी? ठीक है ना। अब इस 4 की हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज निकाल देते हैं। क्वेश्चन आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुत अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को। तो पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। 1 रुपए जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जब पहली बार थ्रो करे तभी वो 6 आ जाए, पहली बार में ही सक्सेस, पहली बार में ही सक्सेस, उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1/6 है। अब 0 रुपीज की, अब 0 रुपीज का मतलब है पहली बार वो हारेगा और दूसरी बार वो जीतेगा, यही है ना, पहला फेलियर और नेक्स्ट सक्सेस। तो ये तो होता 5/6 और ये 1/6, तो ये बना 5/36। ये भी क्लियर। अगला p x इक्वल टू -1, पहली बार फेलियर, नेक्स्ट टाइम फेलियर और तीसरी बार सक्सेस। तो ये कितना हुआ? 5/6, 5/6 और 1/6, 25/216। ये भी हो गया। अब लास्ट केस -3 की प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू -3, पहली बार फेलियर, नेक्स्ट टाइम फेलियर और थर्ड टाइम भी फेलियर। 5/6, 5/6 और 5/6, ये बना 125/216। क्लियर है। इस 4 वैल्यूज की हमने डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसका बना देते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पहला x ऊपर और नीचे px। पहला 1 की क्या प्रोबेबिलिटी थी? 1/6। फिर 0 की प्रोबेबिलिटी 5/36, फिर -1 25/216 और लास्ट -3 की प्रोबेबिलिटी 125/216। क्लियर है। हमसे डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं पूछ रहा था, वो तो कहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट ही विन और लूज, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट विन और लूज। ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या समझाया मैंने आपको? मीन। अब मीन निकालना सिंपल, पी आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो मैं एक ही स्टेप में खत्म करता हूं उसको। मैं मीन पी आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना ना आपने, सिग्मा। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1/6 प्लस 0 इंटू 5/36 प्लस -1 इंटू 125/216 और लास्ट -3 इंटू, यहां 25 है और यहां 125/216। इसको एक ही लाइन पे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। मेन ही तो निकालना मैं। तो यहां कितना आया? 1/6, 0 इंटू एनी नंबर 0, ये तो खत्म। -1 को मल्टीप्लाई करते हैं, -25/216 और यहां पर -375/216। ये भी क्लियर। अब लास्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं हम 216 एलसीएम ले लेते हैं। इसे 36 से इंटू करना पड़ेगा, 25 और 375। ठीक है। अब -25 -375 हो गया 400। 400 में से हम 36 माइनस करते हैं तो ये आ गया 364 माइनस में डिवाइड बाई 216। ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? समझ आया आपको? थोड़ा सा मेहनत लग गया, समझाने में टाइम भी लग गया, पर इस क्वेश्चन की जरूर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन को एग्जाम में मैंने कई बार देख लिया, स्कूल के प्री बोर्ड्स वगैरह में या ग्रेजुएशन लेवल में भी है, और आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना। तो इस 5 क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो क्लास को यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। आप लोग मेरे और भी प्रोबेबिलिटीज की वीडियो क्लासेस मैंने यहाँ पे डाला हुआ है अपने चैनल के अंदर, उसको भी आप गो थ्रू करना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, पूरा कंप्लीट कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करते रहो, आप खुश रहो। मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन, नए टॉपिक लेकर। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपने कोई नॉलेज गेन किया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।